हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 2 जिसका नाम है लासा की ओर। इसके कवि हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के विषय में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। मूल है ना, बचपन का नाम उनका केदारनाथ पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी साहित्य अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवन आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं से साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का ही हिंदी में अनुवाद भी किया। यात्रा वृत्तांत लेखक ने राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा है और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन किया है। घुमक्कड़ी का अर्थ होता है घूमना। घूमने से उन्होंने लिखा है कि क्या क्या लाभ होते हैं। मंजिल के स्थान पर यात्रियों को घुमक्कड़ का उद्देश्य बताते हुए घुमक्कड़ी से मनोरंजन, घूमने से क्या क्या होता है, मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा, संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन का सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। हाँ, अब हम पढ़ेंगे लासा की ओर। पाठ का विस्तार रूप होने के कारण हम इसका सारांश समझ लेते हैं। लासा की ओर राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है, जिसमें उन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। लेखक नेपाल से तिब्बत जाने वाले मुख्य मार्गों से लासा जा रहे हैं। फरवरी मार्ग में प्रारंभ होने वाले भारत व्यापार और नेपाल तिब्बत से इसी मार्ग से होता है। चीनी पलटन इस मार्ग पर बनी हुई चौकियों और किलों में रहती है। चीनी पलटन जो चौकियां हैं उनमें रहती हैं, किलों में। अब जो फौजी मकान गिर गए हैं, वो जो फौजी मकान थे वह गिर गए थे, तो उनमें स्थानीय लोग रहने लगे थे तथा किलों में किसानों ने अपने घर बना लिए। ऐसे ही किसी किले में लेखक चाय पीने के लिए रुकता है। तिब्बत में यात्रियों को सुविधा भी है और कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। वहाँ छुआछूत, पर्दा प्रथा, जातिगत भेदभाव आदि कुछ भी नहीं है। यह यात्री घर के अंदर जाकर बहुओं अथवा सास को चाय पकाने के लिए कह सकते हैं। वहाँ चाय बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में लाद कर दे दी गई। जब वे उस किले से चलने लगे तो एक व्यक्ति ने उन्हें राहदारी मांगी। इन्होंने 2 चटें उसे दे दी। उसी दिन वे थोड़ला के पहले अंतिम गांव पहुंच गए थे। यहाँ भी लेखक के साथ चल रहे बौद्ध भिक्षुक सुमिति, बौद्ध भिक्षुक का क्या नाम था, सुमिति के जान पहचान के लोग रहते थे, इसलिए उन्होंने ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिल गया। जो बौद्ध भिक्षुक थे सुमिति, उनके वहाँ जान पहचान के लोग थे, तो उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह या अच्छा स्थान मिल गया था। अब लेखक और उसके साथी को बहुत मुश्किल डांडा थोड़ला पार करना था। तिब्बत में डांडे अत्यंत खतरनाक स्थान माने जाते हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ दूर दूर तक कोई गांव नहीं होता। डाकुओं के लिए यह बहुत सुरक्षित जगह है। इन निर्जन स्थानों पर यदि किसी का खून भी कर दिया जाए तो कोई चिंता नहीं करता।
डाकू भी पहले आदमी को मार देते हैं और बाद में उसका माल लूट लेते हैं। लेखक और उसका साथी ऐसे किसी व्यक्ति को देखकर भीख मांगने की तरह उनसे दया करके 1 पैसे दे दो कहकर भीख मांगने लगते। वहाँ पहाड़ की चढ़ाई देखकर लेखक ने सुमिति को लड़कोर तक 2 घोड़ों का प्रबंध करने के लिए कहा। अगले दिन वे घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चलने लगे। डांडे से पहले उन्हें एक स्थान पर चाय पी और दोपहर के समय डांडे के ऊपर जा पहुँचे। उनके दक्षिण की तरफ पूरब से पश्चिम तक हिमालय की बर्फ़ से ढकी हजारों चोटियाँ थीं तथा दूसरी ओर हरियाली और बर्फ़ से रहित बिल्कुल नंगे पहाड़ थे। चढ़ाई कुछ कठिन थी परंतु उतराई सहज थी। लेखक अपने घोड़ों पर घूमता हुआ गलत रास्ते पर चल गया। रास्ते में किसी से पूछकर लौटकर सही रास्ते पर आया। तब वह देर से पहुंचा तो सुमिति लेखक पर गुस्सा होने लगा। लेखक ने सारा दोष अपने घोड़े पर डाल दिया। सुमिति शीघ्र ही शांत हो गया। लड़कोर में इन्हें ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिल गया। यहाँ के यजमानों ने उन्हें चाय, सत्तू, गरम गरम थुपका खाने को दिया। इसके बाद वे तिडरी के पहाड़ों से घिरे हुए टापू जैसे विशाल मैदान पहुँच गए। वहीं एक छोटी सी पहाड़ी है जिसे तिडरी समाधि गिरी कहते हैं। यहाँ के गांव में सुमिति के अनेक यजमान थे। सुमिति कपड़ों की पतली पतली चिरी हुई बत्तियों के गड्ढे यजमानों को बांटते थे। लेखक ने सुमिति को आसपास के गांव में जाने से मना कर दिया। लासा पहुंचकर उसे रुपए देने की बात कही। सुमिति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन वे वहां से चल पड़े। सुमिति के परिचित यजमान तिडरी में ही रहते थे परंतु वे शंकर विहार की ओर चलने लगे। वहाँ के भिक्षुक नमसे बहुत भद्र पुरुष थे। वहाँ के मंदिरों में कंजर अर्थात बुद्ध वचन की हस्तलिखी की 103 पोथियाँ थीं। एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। सुमिति आसपास के यजमानों से मिलने चला गया और लेखक पोथियाँ पढ़ने लगा। अंत में भिक्षुक नमसे विदा लेखक वे अपना सामान पीठ पर लाद कर चल पड़े। धन्यवाद।